चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संकीर्ण यौगिक अथवा सवर्ग यौगिक या फिर उसको हम कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब आपका होता है द्विलवण, जिसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या है? दो या दो से अधिक सॉल्ट एक दूसरे के साथ रासायनिक संयोगीकरण के नियमानुसार एक दूसरे के साथ जुड़ करके दो या दो से अधिक सॉल्ट रासायनिक संयोगीकरण के नियमानुसार एक दूसरे के साथ जुड़ करके अपने गुणधर्म बनाए रखने वाला जो यौगिक बनाते हैं उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। यानी दो या दो से अधिक सॉल्ट एक दूसरे के साथ यौगिक बनाने के नियमानुसार एक दूसरे के साथ जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक में वो अपने गुणधर्म का स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर पोटास एलम, यानी कि K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट हो गया, ये आपका पानी है। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और पानी, इसको अगर हम पानी में घोल दें, यानी इसको हम पानी में घोल दें, तो अब जब हम पानी में इसको घोलते हैं तो इसमें आयन बदलेंगे, तो हो जाएगा आपका 2K प्लस SO4 माइनस प्लस 2Al3 प्लस 3SO4 माइनस। ठीक है, इस प्रकार जब डबल सॉल्ट को आप पानी में घोलते हैं तो आपका आता है पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, अब इसको तीन परख नली में हम ले सकते हैं। इसको हम तीन परख नली में लेते हैं। तीन परख नली में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं या नहीं। यानी कि डबल सॉल्ट में हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक सॉल्ट एक दूसरे के साथ रासायनिक संयोगीकरण के नियमानुसार जुड़ करके डबल सॉल्ट का निर्माण करते हैं, और इस डबल सॉल्ट में प्रत्येक तत्व प्रत्येक आयन अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। तो ये अपने देखते हैं। तो हमने तीन टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। अब इस विलयन का थोड़ा सा भाग हमने लेने के बाद में टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हमने मिलाया पिक्रिक एसिड, और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में मिलाया हमने बेरियम क्लोराइड। ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर ये आपको हमने विलयन ले लिया है, पोटास एलम यानी फिटकरी का विलयन हमने ले लिया है, और पहले टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अगर पहले टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और आपको गोंद जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि गोंद जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें एल्युमिनियम उपस्थित है। दूसरी बात, जब हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में पिक्रिक एसिड डालते हैं तो ये पीले अवक्षेप में बदल जाता है। पीले अवक्षेप में बदल रहा है, इसका मतलब है कि पिक्रिक एसिड के साथ अगर पीला अवक्षेप मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है इसमें कौन सा उपस्थित है? पोटेशियम। यानी इसके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं इसमें एल्युमिनियम उपस्थित है। जब हम तीसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो हमें मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। इसका मतलब है कि इस विलयन में सल्फेट आयन की उपस्थिति बता रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, जब उनको हम जलीय विलयन यानी कि दो या दो से अधिक सॉल्ट एक दूसरे के साथ जुड़ करके डबल सॉल्ट बनाते हैं। अब डबल सॉल्ट को हमने विलयन में पानी में घोल दिया। पानी में घोलने के बाद उसमें किस में हो गए? बदल गए, वो आयन में बदल गए। हमको ये देखना है कि डबल सॉल्ट में क्या सभी तत्व अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं या नहीं बनाए रखते। अगर डबल सॉल्ट में प्रत्येक तत्व अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, उसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। हमने ले लिया तीन टेस्ट ट्यूब लेने के पश्चात हमने तीनों के तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा फिटकरी के जलीय विलयन को लिया। अब पहले टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हमें गोंद जैसा अवक्षेप प्राप्त हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें एल्युमिनियम उपस्थित है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने डाला पिक्रिक एसिड।
दूसरे टेस्ट ट्यूब में जब हमने पिक्रिक एसिड डाला तो हमें दूसरे टेस्ट ट्यूब में पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें पोटेशियम आयन उपस्थित है। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में हमने डाला बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड जब तीसरे टेस्ट ट्यूब में प्रवेश करता है तो सफेद रंग का अवक्षेप देता है। इससे सिद्ध होता है कि इसमें सल्फेट आयन है। इसका मतलब है कि डबल सॉल्ट में प्रत्येक आयन, प्रत्येक तत्व अपना गुणधर्म बनाए रखता है। इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के यौगिक एक दूसरे के साथ रासायनिक संयोगीकरण के नियमानुसार जुड़ करके नए गुणधर्म रखने वाला यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संकीर्ण यौगिक अथवा सवर्ग यौगिक। एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। रासायनिक संयोगीकरण के नियमानुसार जब दो या दो से अधिक यौगिक एक दूसरे के साथ जुड़ करके नए गुणधर्म रखने वाले यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संकीर्ण यौगिक। कुछ डबल सॉल्ट के उदाहरण हम देखते हैं। अब डबल सॉल्ट के उदाहरण में जैसे मान लीजिए आपको मैंने पहला बताया, डबल सॉल्ट के उदाहरण में पहला आपका हो गया K2SO4 प्लस Al2SO4 का थ्राइस प्लस 24H2O। ये बदल जाएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो आपका है पोटासियम फिटकरी जिसको आप कहते हैं, ये आपका डबल सॉल्ट है। दूसरा हम ले लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसमें आपको हो गया FeSO4, एक सॉल्ट हो गया। दूसरा सॉल्ट NaH4 होल ट्वाइस SO4, ये दूसरा सॉल्ट हो गया, प्लस आपका हो गया 6H2O। तो ये आपका डबल सॉल्ट बनाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका FeSO4 डॉट NaH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये भी आपका क्या हो गया, डबल सॉल्ट। तीसरा कार्नेलाइट, यानी यहाँ पर आप लेंगे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। ये आपका हो गया KCl एक सॉल्ट हो गया, MgCl2 दूसरा सॉल्ट हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो बनेगा आपका KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो ये जो आपको हमने बताया ये आपका उदाहरण है डबल सॉल्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट के अलावा संकीर्ण यौगिक अथवा सवर्ग यौगिक के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि यौगिक बनाने के नियमानुसार दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के यौगिक एक दूसरे के साथ जुड़ करके नए गुणधर्म रखने वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संकीर्ण यौगिक अथवा सवर्ग यौगिक अथवा उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि डबल सॉल्ट और उपसह संयोजक यौगिक में थोड़ा सा अंतर यह है कि डबल सॉल्ट में प्रत्येक तत्व अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, जबकि संकीर्ण यौगिक में जो यौगिक होता है, दो या दो से अधिक यौगिक जब मिलते हैं तो उनके गुणधर्म बदल जाते हैं, यानी कि वो नए गुणधर्म रखने वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो आपका होता है संकीर्ण यौगिक। आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण से डबल सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवर्ग यौगिक। तो सवर्ग यौगिक में सबसे पहले हम आपको बताते हैं सवर्ग यौगिक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया CuSO4 प्लस NaH3, यहाँ पर हमने ले लिया 4NaH3, ये हो जाएगा आपका बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया CuNaH3 का 4 और यहाँ पर हमने लगा दिया आपका SO4। ठीक है, ये आपका सल्फेट आयन देगा, कॉपर आयन देगा, लेकिन ये सिर्फ सल्फेट आयन देगा। ठीक है, यानी कि जो आपका ये बड़ा ब्रैकेट है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। जो बड़ा कोष्ठक है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। अब उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं COCl2 प्लस 6NaH3। अब यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ ये हो गया आपका CO NaH3 का 6 और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl2। ठीक है, इसके साथ साथ आपका हो गया 4KCN प्लस FeCN ट्वाइस, 4CN प्लस FeCN का ट्वाइस। अब यहाँ पर हम लेंगे K4 ब्रैकेट में FeCN6। दूसरा हम ले लेते हैं 3KCN प्लस यहाँ पर हो गया FeCN थ्राइस और ये हमने चेंज कर दिया K3 FeCN6। ओके,
तो इस प्रकार ये जो आपका मतलब यौगिक हमने बनाया है, ये सारे के सारे यौगिक कौन सा यौगिक हैं? संकीर्ण यौगिक हैं। ठीक, अब संकीर्ण यौगिक का हम आपको नई परिभाषा बताने जा रहे हैं। जब संक्रमण तत्वों का n-1, जब संक्रमण तत्वों का n-1 D, NS और NP, जब संक्रमण तत्वों का n-1 D, NS, NP अथवा NS, NP और ND रिक्त हो, जब संक्रमण तत्वों यानी संक्रमण धातुओं का n-1 D, NS, NP अथवा NS, NP और ND रिक्त हो, तो वे उदासीन अणु अथवा ऋण आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म ले करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम संकीर्ण यौगिक कहते हैं। ठीक है, जब संक्रमण धातुओं का n-1 D, NS, NP अथवा NS, NP और ND कक्षक रिक्त हों, तो वे ऋण आवेशित आयन अथवा उदासीन अणु से इलेक्ट्रॉन युग्म ले करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम संकीर्ण यौगिक, सवर्ग यौगिक अथवा उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं उसमें धातु और ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु के बीच में हमेशा उपसहसंयोजक बंध बनता है। धातु यानी कि धातु आयन और ऋणावेशित आयन अथवा उदासीन अणु के बीच में, यानी धातु और ऋणावेशित आयन उदासीन अणु के बीच में जो बंध बनता है उसे हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, या फिर आप उसको सवर्ग सहसंयोजक बंध कह सकते हैं। तो ये जो संकीर्ण धातुएं होती हैं, यानी जो आपका संकीर्ण यौगिक है अथवा सवर्ग यौगिक है, उसमें निश्चित रूप से मान के चलिए कि धातु आयन और जो आपका ऋणावेशित आयन है और उदासीन अणु है उसके बीच में हमेशा और हमेशा कौन सा बंध बनेगा? सवर्ग सहसंयोजक बंध बनेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है बर्नर का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आल्फ्रेड बर्नर नामक वैज्ञानिक ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच विभिन्न प्रकार के संकीर्ण यौगिक का निर्माण किया, और सबसे पहले संकीर्ण यौगिक के बारे में डिटेल अध्ययन करने वाले, विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आल्फ्रेड बर्नर थे। और आल्फ्रेड बर्नर को संकीर्ण यौगिकों के निर्माण के लिए, उनके गुणधर्म बताने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हम यहाँ पर यानी कि बर्नर का थियरी क्या है, यानी कि बर्नर का सिद्धांत क्या है, यानी किसी भी संकीर्ण यौगिक बनाने के लिए बर्नर ने कौन कौन से गुणधर्म बताया, यानी कि जो आपका संकीर्ण यौगिक है वो कैसे बनता है, इसके बारे में बर्नर ने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है। और उनके चर्चा को हम सिद्धांत के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसको हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अब बर्नर के सिद्धांत के आधार पर पॉइंट नंबर 1, बर्नर के सिद्धांत के आधार पर जो संकीर्ण धातुएं होती हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनकी दो संयोजकताएं होती हैं। एक आपका होता है प्राथमिक संयोजकता, यानी पहला पॉइंट आपका हो गया कि बर्नर के सिद्धांत के आधार पर संकीर्ण यौगिक में भाग लेने वाले जो धातुएं हैं उनकी दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राथमिक संयोजकता, पहला हो गया आपका प्राथमिक संयोजकता और दूसरा आपका हो गया द्वितीयक संयोजकता। अब हम समझेंगे कि प्राथमिक संयोजकता क्या है, द्वितीयक संयोजकता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता, नंबर दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा प्राथमिक संयोजकता। किसी भी धातु आयन पे रहे धनावेश की संख्या अथवा धातु का ऑक्सीडेशन संख्या के बराबर प्राथमिक संयोजकता होती है। यानी भी किसी भी संकीर्ण यौगिक में रहे धातु के ऊपर रहे धनायन की संख्या अथवा धातु के ऑक्सीडेशन संख्या के बराबर आपका प्राथमिक संयोजकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं K4FeCN6। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता है साइनाइड पे एक माइनस होता है, तो यहाँ पे टोटल साइनाइड 6 हैं, और पोटेशियम पे एक धनावेश होता है, तो टोटल धनावेश कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे इससे सिद्ध होता है कि जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +2। तो किसी भी संकीर्ण यौगिक में रहे धातु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता धातु पे रहे धनावेश की संख्या अथवा धातु के ऑक्सीडेशन संख्या के बराबर होता है,
और जिसका आयनीकरण हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि किसी भी संकीर्ण यौगिक में रहे धातु की प्राथमिक संयोजकता उस धातु पर रहे धन आयन की संख्या अथवा उस धातु के ऑक्सीडेशन संख्या के बराबर होता है और जिसका आयनीकरण हो सकता है। यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट पे आपको हम बात करना चाहते हैं कि संकीर्ण यौगिक में जो धातु की द्वितीयक संयोजकता है उसका आयनीकरण नहीं हो सकता। संकीर्ण यौगिक में जो द्वितीयक संयोजकता है, धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है उसका आयनीकरण नहीं हो सकता। द्वितीयक संयोजकता के रूप में ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपने जब इसका ऑक्सीडेशन अंक निकाला तो +2 आया। इसका मतलब है कि आयरन का जो प्राथमिक संयोजकता है वो +2 है, जबकि आयरन के साथ जुड़ा हुआ साइनाइड कितना है, 6। इसका सीधा सा मतलब है कि आयरन का प्राथमिक संयोजकता +2 है, जबकि आयरन की द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6 है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि आयरन की प्राथमिक संयोजकता बराबर 2 है और द्वितीयक संयोजकता कितनी है, द्वितीयक संयोजकता बराबर 6। तो धातु आयन के साथ जुड़े हुए ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु जिनका आयनीकरण संभव न हो उसकी संख्या को हम धातु का द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि धातु आयन के साथ जितना सवर्ग सहसंयोजक बंध बन रहा है उसकी संख्या को हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ठीक, अब चौथे पॉइंट की बात करें हम तो चौथा पॉइंट जो है प्राथमिक संयोजकता, धातु आयन की जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसकी संतुष्टि ऋण आयन से होती है, जबकि धातु आयन की जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋण आवेशित आयन अथवा उदासीन अणु से होता है। तो द्वितीयक संयोजकता को हम ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु, जिसको हम लिगैंड भी कह सकते हैं। तो आप चौथा पॉइंट एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो आपका धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता है उसकी संतुष्टि ऋण आयन से होती है, जबकि धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है उसकी संतुष्टि ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु से होता है। और इस ऋणावेशित आयन अथवा उदासीन अणु को हम लिगैंड कहते हैं, जो धातु आयन के साथ में सवर्ग सहसंयोजक आबंध बना के जुड़ा होता है। नंबर 5वां हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी धातु आयन की जो सवर्ग संख्या होती है वह निश्चित होती है, वह प्राथमिक संयोजकता से स्वतंत्र होती है। यानी कि किसी भी धातु आयन की जो सवर्ग संख्या है वो द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करती है, प्राथमिक संयोजकता पर निर्भर नहीं करती। तो धातु आयन की जो सवर्ग संख्या है, इसका मतलब है कि धातु आयन ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु के साथ कितना सवर्ग सहसंयोजक बंध बना रहा है उनकी संख्या को हम सवर्ग संख्या कहते हैं। तो किसी भी धातु आयन की जो सवर्ग संख्या होती है वो निश्चित होती है और यह प्राथमिक संयोजकता से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। नंबर 6 पॉइंट हम बात करना चाहते हैं आपसे। पॉइंट नंबर 6 में आपको हम बताना चाहते हैं कि जो आपका उपसहसंयोजक बंध होता है वह दिशा की गुणधर्म रखता है। तो जो उपसहसंयोजक है वो दिशा की गुणधर्म रखता है, जिसकी वजह से संकीर्ण यौगिक का विभिन्न प्रकार के ज्यामिति अथवा विभिन्न प्रकार के भौमितिक रचना प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में जब बर्नर ने अपना सिद्धांत दिया तो बर्नर के सिद्धांत के बाद कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया। मॉडिफिकेशन ये किया गया कि मॉडिफिकेशन में आपको पहला पॉइंट हम बताते हैं, संशोधन की बात कर रहे थे कि बर्नर के संशोधन में आपको 3 पॉइंट समझना है। पॉइंट नंबर 1, जो द्वितीयक संयोजकता होती है, बर्नर ने बताया कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो हमेशा ऋण आवेशित अथवा उदासीन अणु होती है। लेकिन कुछ संकीर्ण यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें से धन आवेशित लिगैंड भी होते हैं, जिसमें से आपका आता है NO+ और NO2+। यानी कि बर्नर ने क्या बताया कि बर्नर के अनुसार जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो हमेशा ऋण आवेशित आयन होता है या फिर उदासीन अणु होता है। लेकिन कुछ संकीर्ण यौगिकों में धनावेशित लिगैंड को भी देखा गया, तो वो धनावेशित लिगैंड आपके हैं NO+ और NO2+। दूसरा जो आपका संशोधन है वो ये बताया गया कि संकीर्ण यौगिकों का विभिन्न प्रकार के भौमितिक रचना होती है, लेकिन संकीर्ण यौगिकों का विभिन्न प्रकार की भौमितिक संरचना को पूरी तरह से निश्चित करने के लिए हमें
चुंबकीय आघूर्ण का मान जानना जरूरी है। यानी कि जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो आपके सवर सशंक बंध होते हैं वो दिशाकी होते हैं, और दिशाकी होने की वजह से उनके अलग अलग प्रकार के भौतिक संरचना आती है। लेकिन संशोधन में पता चला कि जो संकीर्ण यौगिक होते हैं उनका भौतिक संरचना पूरी तरह से जानने के लिए हमें चुंबकीय गुणधर्म को जानना जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो आपका संशोधन है, तो तीसरे पॉइंट संशोधन में आपको ये बताया गया कि वर्णन ने बताया कि किसी भी धातु की सवर संख्या निश्चित होती है, लेकिन संशोधन में ये बताया गया कि किसी भी धातु की सवर संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, मतलब किसी भी धातु की सवर संख्या बदल सकती है। जबकि वर्णन ने बताया था कि धातु की सवर संख्या निश्चित होती है, लेकिन बाद में संशोधन में पता चला कि धातु की सवर संख्या बदल सकती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अधिकांश धातुओं की जो सवर संख्या होती है वो बदलती नहीं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है लिगैंड का वर्गीकरण। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिगैंड किसे कहते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की क्षमता रखते हो उसे हम लिगैंड कहते हैं। ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की क्षमता रखते हो उसे हम लिगैंड कहते हैं। लिगैंड को हम दूसरी भाषा में लुईस बेस भी कह सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दाता को हम लुईस बेस कहते हैं। तो लुईस बेस और लिगैंड दोनों सेम हैं। यानी कि ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की क्षमता रखते हो उसे हम लिगैंड कहते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको छोटे शब्दों में कहना है तो आप कह सकते हैं कि लिगैंड लुईस बेस है। अब लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा इसके आधार पर हमने लिगैंड का वर्गीकरण किया है। लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा उसके आधार पे हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले आपका है एक दंती लिगैंड जिसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड, और दूसरा आपका है बहुदंती लिगैंड मतलब पॉलीडेंटेट लिगैंड। मोनोडेंटेट एक दंती लिगैंड मतलब मोनोडेंटेट लिगैंड, इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आता है कि कोई भी ऋण आवेशित आयन अथवा उदासीन अणु जो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे उसे हम एक दंती लिगैंड कहते हैं, यानी कि मोनोडेंटेट लिगैंड कहते हैं। दूसरा आपका होता है बहुदंती लिगैंड, यानी कि ऐसे ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें उसे हम बहुदंती लिगैंड यानी कि पॉलीडेंटेट लिगैंड कहते हैं। अब पॉलीडेंटेट लिगैंड में हमने आपको देखा है यहाँ पर द्विदंती लिगैंड है, त्रिदंती लिगैंड है और षड्दंती लिगैंड है। द्विदंती लिगैंड मतलब बाइडेंटेट लिगैंड, त्रिदंती लिगैंड मतलब ट्राइडेंटेट लिगैंड और षड्दंती लिगैंड मतलब हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो सीधा सा मतलब है कि बाइडेंटेट लिगैंड यानी द्विदंती लिगैंड जो होते हैं उसमें यानी कि ऐसा ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे उसे हम बाइडेंटेट लिगैंड कहते हैं। ट्राइडेंटेट लिगैंड मतलब ऐसा ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे उसे हम ट्राइडेंटेट लिगैंड यानी त्रिदंती लिगैंड कहते हैं। और ऐसा ऋण आवेशित आयन जो 6 इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करे उसे हम षट्दंती लिगैंड कहते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक दंती लिगैंड, द्विदंती लिगैंड, त्रिदंती लिगैंड का बारी बारी से परिभाषा देंगे, उसके बाद में हम उसका एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको अभी हम लिगैंड के बारे में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करें इसके पहले आपको सवर्ग स्थल निर्देश पढ़ने हैं। सवर्ग स्थल निर्देश छोटा सा ही परिभाषा है जिसको हम कोऑर्डिनेट साइट कहते हैं। देखिए, किसी भी ऋण आवेशित आयन या किसी भी उदासीन अणु में रहा हुआ वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है उसे हम सवर्ग स्थल निर्देश या कोऑर्डिनेट साइट कहते हैं। किसी भी ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है उसे हम सवर्ग स्थल निर्देश अथवा कोऑर्डिनेट साइट कहते हैं। एग्जाम्पल से अपने देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया अमोनिया, तो यहाँ पर हो गया आपका NH3। अब आप देख पा रहे हैं कि इस अणु में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है? इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास है। इसका मतलब है कि अमोनिया में जो सवर्ग स्थल निर्देश बनेगा वो नाइट्रोजन बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर यानी किसी भी उदासीन अणु में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है उसे हम सवर्ग स्थल निर्देश कहते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा वो कौन होगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बनेगा सवर्ग स्थल निर्देश जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट साइट। दूसरा उदाहरण हम आपको लेते हैं, यहाँ हो गया आपका H, O और H, ये उदासीन अणु हो गया आपका पानी।
तो उदासीन अणु पानी में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। तो इस प्रकार पानी में कुल परमाणुओं की संख्या 3 है, लेकिन उसमें सवर्ग स्तर निर्देश कौन बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका C∧N। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे इसके पास में 2 कोऑर्डिनेशन साइट है, यानी कि 2 सवर्ग स्थल निर्देश हैं। तो 2 सवर्ग स्थल निर्देश कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके साथ साथ कार्बन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दिया है तो इसको हम लिखते हैं साइनाइड। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो आपका Cn- है, साइनाइड माइनस है, इसके पास में 2 सवर्ग स्थल निर्देश हैं, जिसमें से कार्बन सवर्ग स्थल निर्देश के रूप में व्यवहार कर सकता है, नाइट्रोजन भी सवर्ग स्थल निर्देश के रूप में व्यवहार कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो उसका नाम हम लिखते हैं साइनाइड और उसको सिंबल दर्शाते हैं Cn। ठीक है, उसको साइनाइड लिखते हैं और सिंबल दर्शाते हैं Cn। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन दान करे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन दान करता है तो इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं Nc से। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर रहा है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका हैलोजन हो गया X-। अब आपको पता है कि X के पास में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आपका होता है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अकेले ही सवर्ग स्तर निर्देश बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकता है। तो हमने आपको बताया सवर्ग स्तर निर्देश कहते हैं, किसे कहते हैं? किसी भी ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है उसे हम सवर्ग स्तर निर्देश कहते हैं। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हो गया आपका SO4 इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं S डबल बॉन्ड O और O- और O-। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे ये आराम से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा। तो इसमें परमाणुओं की संख्या 5 है, लेकिन जो आपका ऑक्सीजन है सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर दान नहीं करेगा। जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा, तो उसके पास जो सवर्ग स्तर निर्देश है कौन बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे एक दंती लिगैंड यानी मोनोडेंटेड लिगैंड की परिभाषा और साथ में उसका उदाहरण। आइए अभी हम लोग अध्ययन करेंगे एक दंती लिगैंड यानी मोनोडेंटेड लिगैंड किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है कि कोई भी उदासीन अणु अथवा ऋण आवेशित आयन जो धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके एक सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाए उसे हम एक दंती लिगैंड कहते हैं। वह ऋण आवेशित आयन अथवा उदासीन अणु जो धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके एक सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाए उसे हम एक दंती लिगैंड कहते हैं। अभी एक दंती लिगैंड का आपको उदाहरण, सबसे पहले एक दंती लिगैंड जो उदासीन एक दंती लिगैंड है वो है आपका पानी, जो कि पानी में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान करके सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाएगा। कितना सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाएगा? एक सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन एक पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कार्बोनिल कहते हैं CO, इसको ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा। NO आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा। इसके साथ ये मेथनेमाइन है, तो मेथनेमाइन ने आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आपका आता है कि एक दंती लिगैंड ऋण आवेशित कौन कौन से हैं। तो आपका हो गया OH-, F-, Cl-, Br-, I-, Cl-, NH2-, NO3-, NO2- और एसीटेट आयन, मतलब आपका एसीटेट आयन हो गया आपका। उसके अलावा ऑक्सीजन है, सल्फर है और नाइट्रोजन जो आयन है। यानी कि ये सभी के सभी ऋण आवेशित एक दंती लिगैंड है जो धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके एक सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो ये उसे ऋण आवेशित एक दंती लिगैंड कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बर्नर के सिद्धांत के दौरान, तो उसमें आपके एक दंती लिगैंड धन आवेशित 2 ही हैं। एक आपका है NO+ और दूसरा आपका है NO2+। ओके, उसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं द्विदंती लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड किसे कहते हैं। तो सीधा सा आपको डिफिनेशन देना है, ऋण आवेशित आयन या उदासीन अणु जो धातु आयन को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके
दो सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाए उसे हम द्विदंती लिगैंड यानी कि बाइडेंटेड लिगैंड कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए कि ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु जो धातु अथवा धातु आयन को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें और 2 सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाएं और जिनके पास में 2 सवर्ग स्थल निर्देश हों उसे हम द्विदंती लिगैंड कहते हैं। तो द्विदंती लिगैंड का जो उदाहरण हमने आपको दिया है, उदासीन लिगैंड में आपका आता है ईएन, जिसको हम कहते हैं एथिल डाइअमाइन, जिसमें आपको संरचना दिख रहा है CH2 बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया एथिल और दोनों तरफ हमने लगा दिया NH2, इसका मतलब डाइअमाइन हो गया। तो ईएन, इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, ईएन लिखते हैं, मतलब एथिल डाइअमाइन। दूसरा आपका उदासीन द्विदंती लिगैंड है आपका PN, जिसको हम कहते हैं प्रोपिल डाइअमाइन, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो गया और 2 NH2 है तो आपका यहाँ पे डाइअमाइन हो गया। तो इसमें भी यानी एथिल डाइअमाइन में भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा और प्रोपिल डाइअमाइन में भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और 2 सवर्ग स्थल निर्देश रखता है और 2 सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाएगा धातु आयन के साथ। इसके साथ साथ ऋण आवेशित द्विदंती लिगैंड में आपका है कार्बोनेट, इसके अलावा सल्फेट, फिर उसके बाद में ऑक्जेलेट। ठीक है, तो कार्बोनेट में आपको पता चल रहा है इसमें डबल माइनस है, CO3 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस और ऑक्जेलेट आयन पर भी आपके डबल माइनस है। तो इनके पास भी 2 सवर्ग स्थल निर्देश हैं और वो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेंगे और 2 सवर्ग सहसंयोजक बंध धातु आयन के साथ बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिदंती लिगैंड यानी कि ट्राइडेंटेड लिगैंड। तो सीधा सा इसका भी परिभाषा है कि त्रिदंती लिगैंड ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु जो धातु अथवा धातु आयन को 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके 3 सवर्ग सहसंयोजक आबंध बनाए उसे हम त्रिदंती लिगैंड कहते हैं। और त्रिदंती लिगैंड के पास में 3 सवर्ग स्थल निर्देश होता है। फिर से आप सुन लीजिए कि त्रिदंती लिगैंड ट्राइडेंटेड लिगैंड किसे कहते हैं, ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु जो धातु अथवा धातु आयन को 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे, 3 सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाए और इनके पास 3 सवर्ग स्थल निर्देश हो तो उसे हम त्रिदंती लिगैंड कहते हैं। तो त्रिदंती लिगैंड में आपका जो उदासीन लिगैंड है वो स्पेशली है आपका PTN, जिसको हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं P फॉर प्रोपिल ट्राइएमाइन। प्रोपिल ट्राइएमाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन 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 3 कार्बन है तो इसके लिए हमने प्रोपिल यूज किया और 1 2 3 एमाइन है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, ट्राइएमाइन। तो इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में PTN। दूसरा आपका होता है फॉस्फेट आयन और अगला आपका होता है आर्सेनेट आयन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके पास 3 माइनस है, इसके पास भी 3 माइनस है। तो ये आपके ऋणावेशित लिगैंड हो गए, त्रिदंती लिगैंड ऋणावेशित हो गया और ये आपका हो गया त्रिदंती लिगैंड उदासीन। ठीक है, अब उसके बाद में षटदंती लिगैंड जिसको आप कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो हेक्साडेंटेट लिगैंड में एक ही लिगैंड आपका है जिसमें आपका आता है EDTA, जिसके ऊपर 4 माइनस आवेश होते हैं। तो षटदंती लिगैंड में स्पेशली आपको क्या बताना है कि ऋणावेशित आयन जो किसी भी धातु अथवा धातु आयन के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके 6 सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाए और उसके पास 6 सवर्ग स्थल निर्देश हो तो उसे हम षटदंती लिगैंड कहते हैं। अब यहाँ पर षटदंती लिगैंड का सिर्फ एक ही उदाहरण है, आपको यहाँ पे दिया है EDTA, एथिल डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। E फॉर हो गया एथिल, D फॉर हो गया डाइएमाइन और T फॉर हो गया टेट्रा और A फॉर हो गया एसीटेट। तो EDTA एथिल डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट जिसकी संरचना आप नीचे देख पा रहे हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 कार्बन रखे हुए हैं, ये आपका हो गया एथिल वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे N और N आपको समझ में आता है 3 डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन है। तो फिलहाल आपका N और N इसको आप बोलेंगे कितना N है, 2 N है तो यहाँ आप लिखेंगे डाई एमाइन। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए एसीटेट, ये आपका हो गया एक एसीटेट यानी कि एसीटेट नंबर 1 2 3 और 4। इस प्रकार 4 एसीटेट है तो उसके लिए हमने यूज किया है टेट्रा एसीटेट। ओके, तो ये आपका हो गया षटदंती लिगैंड जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन दान करेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन दान करेगा। इसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन युग्म एसीटेट के ऑक्सीजन दान करेंगे और इसके पास 4 ऋणावेश है जिसमें आपको दिख रहा है, एक ऋणावेश इधर है, 2 3 और 4। इस प्रकार ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, 6 सवर्ग सहसंयोजक बंध बनाएगा और 6 सवर्ग स्थल निर्देश रखता है, इसलिए हम इसको षटदंती लिगैंड कहते हैं। इस प्रकार अब आपको यहाँ पर लिगैंड का जो वर्गीकरण था वो पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। लिगैंड का वर्गीकरण यहाँ पे समाप्त होता है। फिर हम छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं आपको देना चाहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है
किलेट संकीर्ण यौगिक किसे कहते हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुदंती लिगैंड जिसमें आपका बाइडेंटेड लिगैंड हो सकता है, ट्राइडेंटेड लिगैंड हो सकता है या फिर हेक्साडेंटेड लिगैंड हो सकता है, यानी कि द्विदंती, त्रिदंती और षटदंती लिगैंड हो सकते हैं। तो ऐसा लिगैंड यानी ऐसा बहुदंती लिगैंड जो धातु के साथ चक्रीय संरचना का निर्माण करे, यानी कि ऐसा संकीर्ण यौगिक जिसमें धातु और लिगैंड के बीच में चक्रीय श्रृंखला का निर्माण हो, उसे हम किलेट संकीर्ण यौगिक कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी धातु के साथ जब बहुदंती लिगैंड जब धातु के साथ जुड़ता है तो वो चक्रीय संरचना का निर्माण करे, तो उसे हम किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि किलेट संकीर्ण यौगिक कहते हैं। अब जिसमें हमने आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ये आपका हो गया उदाहरण जिसमें आप संरचना देख पा रहे हैं। इसमें आपका एक साइक्लिक संरचना ये हो गया और दूसरा साइक्लिक संरचना ये हो गया, यानी कि चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करे। बहुदंती लिगैंड जो धातु के साथ जुड़े, जो धातु आयन के साथ जुड़े, वो चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करे तो उसे हम किलेट संकीर्ण यौगिक कहते हैं। दूसरा उदाहरण आपका हो गया कॉपर, OX का ट्वाइस है, डबल माइनस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका हो OX मतलब ऑक्सलेटो, जिसको आप लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा। ये ऑक्सलेट आयन है, तो ऑक्सलेट आयन है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार ये आपका एक चक्रीय श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, चक्रीय श्रृंखला नंबर 1, चक्रीय श्रृंखला नंबर 2। ठीक है, तीसरा उदाहरण आप देख पा रहे हैं, ये चक्रीय श्रृंखला हो गया और ये चक्रीय श्रृंखला हो गया। यहाँ पर भी आपका ये चक्रीय श्रृंखला हो गया, यहाँ पर भी आपका दूसरा चक्रीय श्रृंखला हो गया। तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि बहुदंती लिगैंड जो धातु अथवा धातु आयन के साथ में चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करे, उस संकीर्ण यौगिक को हम किलेट संकीर्ण यौगिक अथवा किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक, आइए कुछ और छोटी परिभाषाएं पढ़ते हैं, जिसमें से एक आपका है मिश्र लिगैंड संकीर्ण यौगिक। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि किसी एक संकीर्ण यौगिक में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का लिगैंड हो। किसी भी संकीर्ण यौगिक में यह जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का लिगैंड हो। उस संकीर्ण यौगिक में एक से अधिक प्रकार का लिगैंड हो सकता है। तो ऐसा संकीर्ण यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार का लिगैंड है, उसे हम मिश्र लिगैंड संकीर्ण यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी संकीर्ण यौगिक में यह जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का लिगैंड हो। यदि किसी भी संकीर्ण यौगिक में एक से ज़्यादा प्रकार का लिगैंड होता है तो उसे हम मिश्र लिगैंड संकीर्ण यौगिक कहते हैं। ठीक, दूसरा आपका होता है बहुकेंद्रीय संकीर्ण यौगिक। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी संकीर्ण यौगिक में सिर्फ एक ही धातु हो। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी संकीर्ण यौगिक में एक ही धातु हो, एक से अधिक धातु हो सकता है। यदि एक से अधिक धातु होगा तो उस संकीर्ण यौगिक को हम कहेंगे बहुकेंद्रीय संकीर्ण यौगिक। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं KMnO4 लिखते हैं, तो KMnO4 में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ मैग्नीज धातु है। इसका मतलब क्या है कि यह एक केंद्रीय संकीर्ण यौगिक है। एक केंद्रीय संकीर्ण यौगिक मतलब ऐसा संकीर्ण यौगिक जिसमें सिर्फ एक ही केंद्र हो, एक ही धातु हो और वही केंद्र हो और उसी को इलेक्ट्रॉन युग्म मिल रहा हो, तो उसे हम कहते हैं एक केंद्रीय संकीर्ण यौगिक। अब दूसरा अगर हम लें तो यहाँ पर हम लेते हैं K2Cr2O7। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने केंद्र हो गए? 2 केंद्र हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम धातु कितने हैं? 2 हैं। तो अगर एक धातु है तो उसे हम कहेंगे एक केंद्रीय संकीर्ण यौगिक। अगर एक से ज़्यादा धातु है, यानी कि जो आपके 7 ऑक्सीजन है ये लिगैंड है और ये 7 के 7 ऑक्सीजन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, तो कितने क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे? 2 क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा केंद्र है, क्योंकि क्रोमियम कितना है? 2 है। अगर एक ही क्रोमियम होता तो वो एक केंद्रीय संकीर्ण यौगिक होता, और एक से ज़्यादा धातु हैं तो उसको आप कह सकते हैं बहुकेंद्रीय संकीर्ण यौगिक। अगला आपका होता है सवर्ग बहुफलक। मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन, इंग्लिश में कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। अभी हमने आपको बताया कि जो धातु है और लिगैंड है, धातु और लिगैंड के बीच में सवर्ग सहसंयोग बंध बनता है। सवर्ग सहसंयोग बंध दिशाकी होता है। दिशाकी होने की वजह से उनका 3 डायमेंशनल त्रिविमीतीय विभिन्न प्रकार की संरचना आती है, और इन विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को सामूहिक रूप से कह देते हैं सवर्ग बहुफलकी, यानी कि पॉलीहेड्रॉन। फिर से आप सुन लीजिए कि किसी भी धातु के साथ
किसी भी धातु के साथ में आपका लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो धातु के साथ जब लिगैंड जुड़ता है तो आपको पता है लिगैंड और धातु के बीच में सवर्ग सहसंबंध बंध बनता है, और ये जो सवर्ग सहसंबंध बंध होता है ये दिशा की गुणधर्म रखता है, यानी कि इनका डायरेक्शनल नेचर होता है। डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से जो आपका संकीर्ण यौगिक है उसके विभिन्न प्रकार के भौमितिक त्रिविमितीय यानी त्रिविमितीय भौमितिक संरचनाएं आती हैं, और इन त्रिविमितीय भौमितिक संरचनाओं को सामूहिक रूप से हम कहते हैं सवर्ग बहुफलकी यानी कि पॉलीहेड्रॉन, जिसमें आप देख पा रहे हैं हमने आपको 5 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। एक संरचना हो सकती है समचतुष्फलकी, दूसरी संरचना हो सकती है समतली समवर्गाकार, तीसरी संरचना हो सकती है वर्गाकार पिरामिड, और चौथी संरचना हो सकती है त्रिभुजाकार द्विपिरामिड, और पांचवी संरचना हो सकती है अष्टफलकी। यानी इस प्रकार जो आपका संकीर्ण यौगिक है वो विभिन्न प्रकार के संरचना रख सकता है, और इन विभिन्न प्रकार के संरचनाओं को सामूहिक रूप से अगर बोला जाए तो उसे कहते हैं सवर्ग बहुफलकी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। ओके, तो ये आपके थोड़े कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं थी मिश्र लिगैंड संकीर्ण यौगिक का, जिसमें हमने आपको उदाहरण नहीं बताया तो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका हो गया CO, यहाँ पर हमने ले लिया NH3 और 6 और बाहर हमने लगा दिया Cl3। अब आप देख पा रहे हैं कि इस कोबाल्ट के पास सिर्फ एक ही प्रकार का लिगैंड है, यानी कि एक ही प्रकार का लिगैंड, यानी किसी भी धातु के पास अगर एक ही प्रकार का लिगैंड है तो वो मिक्स लिगैंड संकीर्ण यौगिक नहीं होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका हो गया कोबाल्ट के साथ में अमोनिया जुड़ा हुआ है, तो ये एक ही प्रकार का लिगैंड है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि ये हो गया आपका CO NH3 का थ्राइस और Cl3। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अब जो कोबाल्ट है वो 3 अमोनिया के साथ और 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार कोबाल्ट के पास एक से अधिक लिगैंड हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा संकीर्ण यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हों तो उसे हम कहते हैं मिश्र लिगैंड संकीर्ण यौगिक। ठीक है।